नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, यानी कि इकोसिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें हमने स्टडी किया था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या होता है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। और इसकी परिभाषा के बारे में, इसकी अवधारणा के बारे में, जो पारितंत्र होता है इसकी संरचना और कार्य के बारे में पढ़ा था हमने। पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में पढ़ा था हमने। और हमने पढ़ा था इसकी क्रियात्मक विशेषताएं क्या होती हैं। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के बारे में हमने पढ़ा था। पारितंत्र में हमारे ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो सूर्य है, सूर्य से पौधे खाना बनाते हैं और उसको कैसे प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं और फिर से वो डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाता है और फिर से पुनः क्या होते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं इन तत्वों को, पोषक तत्वों को भूमि से ग्रहण कर लेते हैं और ये चक्र चलता रहता है। तो यहाँ तक हमने पारिस्थितिकी तंत्र का जो ये फर्स्ट पार्ट है उस पर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हमारा इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे पारितंत्र के क्रम के बारे में। तो पहला इसमें है हेडिंग पोषक तत्वों का चक्रण। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं। यानी कि हमारा जो नेचर है, इस नेचर में जो भी विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, तो क्या होता है उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो एक जीव से दूसरे जीव में होता रहता है तथा पुनः वो प्रकृति में लौट जाते हैं। जैसे कि इसके ऊपर वाले हमने डायग्राम में पढ़ा था कि कैसे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं अपना सूर्य की रोशनी के माध्यम से, और फिर जो शाकाहारी जीव होते हैं, प्रथम उपभोक्ता होते हैं, वो उस जीव को खाते हैं। तो जो पेड़ पौधे के पोषक तत्व थे वो उस प्रथम उपभोक्ता में जाते हैं, फिर उस प्रथम उपभोक्ता को जो द्वितीय उपभोक्ता खाता है तो उस प्रथम के दूसरे में जाते हैं, पोषक तत्वों को ट्रांसफ़र होता है। तो ये पूरा एक चक्र चलता रहता है। और फिर क्या होता है कि जब वो जीव मर जाते हैं तो अपघटक क्या करते हैं, जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं उसको और सरल रूप में उसको सरल रूप में क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। उसके तत्वों को तोड़ के उसको मिट्टी में मिला देते हैं और जितने ये पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। और पुनः जो पेड़ पौधे होते हैं वो दोबारा से क्या करते हैं, उस पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं मिट्टी से। तो जो हमारी ये साइकिल होती है, ये साइकिल हमारी चलती ही रहती है। तो ये जो पूरा चक्र चलता है कि खनिज तत्वों के भूमि एवं जीवों के माध्यम से होने वाले चक्रीय भ्रमण को पोषक तत्वों का चक्रण कहते हैं। आई रिपीट कि जैसे ये एक पेड़ है, इसने क्या किया, सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाया, इसको एक कीट ने खाया या कोई भी इंसेक्ट जिसने खाया, और इस इंसेक्ट को एक बर्ड ने खाया, बर्ड को किसी बड़े एनिमल ने खाया, और इस एनिमल के मर जाने पर क्या हुआ कि इसको अपघटन किया। जो डिकम्पोजर्स हैं हमारे, जीवाणु, कवक जो भी हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसको मिट्टी में पुनः मिलाया। और फिर क्या हुआ कि जो ये पेड़ पौधे थे इन्होंने क्या किया, इससे पूरे पोषक तत्व ग्रहण किए। तो ये जो पूरा हमारी जो साइकिल है, ये पूरी साइकिल चलती रहती है और इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, पोषक तत्वों का चक्रण कहते हैं। चूँकि इन तत्वों के स्रोत अथवा उपस्थित घटक जैविक व भौतिक दोनों हैं, अतः इन्हें जैव भौम पदार्थ परिसंचरण भी कहा जाता है। प्रमुख पोषक चक्र निम्न प्रकार से हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि जो कार्बन चक्र है उसके बारे में, काफ़ी डिटेल में है इसमें। देखिए, एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताया है। मैं इसका PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो भी आपको इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, जो आपके लिए यूज़फुल हो, आप उसको वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम अपना इस कार्बन साइकिल को। तो कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये इसका साइंटिफिक नेम CO2 पर आधारित है। पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उनकी श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर पुनः वायुमंडल में चली जाती है। शुष्क पौधों तथा मृत जीवों के अवयवों का वियोजन होने पर तथा शैलों का अनाच्छादन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर वायुमंडल में विलीन हो जाती है। मनुष्य तथा अन्य जीव श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, जो वायुमंडल में मिल जाती है। सामान्यतः जिस गति से वायुमंडल से कार्बन पृथक होता है,
विभिन्न प्रावस्थाओं से होकर यह उसी गति से पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है और इस प्रकार कार्बन चक्र पूर्ण होता है। जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम आदि के दहन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडलीय स्तर में वृद्धि की समस्या उत्पन्न हुई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित जो भी जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, कौन, पौधे, और फिर क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है कि जब उनकी श्वसन क्रिया होती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मुक्त होती है, उसे निकलती है और फिर से क्या होती है, वो वायुमंडल में मिल जाती है। फिर जो शुष्क पौधे होते हैं, मृत जीव होते हैं, उसका वियोजन होने पर तथा शैलों का अनाच्छादन होने पर, यानी कि जब ये चीज़ें मर जाती हैं, खराब हो जाती हैं, पुनः मिट्टी में मिल जाती हैं, तो उसके अंदर के जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मुक्त होकर के फिर से वायुमंडल में मिल जाती है। बात करेंगे मनुष्य की, या मनुष्य है या कोई अन्य जीव है, जब वो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ये क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से किस में मिल जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है। तो जिस स्पीड से हम वायुमंडल से क्या करते हैं, वायुमंडल से हमारा ये कार्बन अलग होता है और फिर क्या होता है कि फिर विभिन्न स्टेजेस से, विभिन्न प्रावस्थाओं, मतलब कि अलग अलग स्टेजेस से होकर के वो फिर से क्या होता है, वायुमंडल में मिल जाता है। मतलब कि जहाँ से आ रहा है फिर वो वहीं पे वापस हो जाता है कार्बन हमारा, और इस प्रकार से हमारा ये कार्बन चक्र पूर्ण होता है। और जीवाश्म ईंधन जैसे कि हमारा ये कोयला होता है, लकड़ी होती है, पेट्रोल होती है, जब हम इसको जलाते हैं तो इनको जलाने पर भी क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो इस वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि है, ये समस्या जो है उत्पन्न हुई है इनके दोहन के कारण। तो ये था हमारा कार्बन साइकिल, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे वायुमंडल से अलग होता है कार्बन और फिर पुनः वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर के पुनः वो वायुमंडल में चला जाता है। फिर हम बात करेंगे फास्फोरस चक्र के बारे में। तो फास्फोरस का स्रोत पृथ्वी की चट्टानी, शैली, जीवाश्म आदि हैं। यानी कि हमें फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका सोर्स क्या है, तो जो हमारी पृथ्वी की जो चट्टानी हैं, हमारी जो शैलें हैं, जो जीवाश्म हैं, इनसे हमें फास्फोरस प्राप्त होता है। चट्टानों में फॉस्फेट आयन के रूप में अथवा समुद्र तलहटों में निक्षेपों के रूप में पाया जाता है। शैलों की अपरदन से फॉस्फेट मृदा में मिलता रहता है, जिन्हें पौधों के द्वारा सोख लिया जाता है। तत्पश्चात यह जीवों तक पहुंचता है। इन जीवों की मृत्यु के पश्चात फास्फोरस अपघटित होकर पुनः धूलित अवस्था में बदल जाता है, जिसे मृदा सोख लेती है। अतः इस प्रकार फास्फोरस चक्र निरंतर गतिमान रहता है। फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा समुद्र में होती है, जो अनेक अवसादों में विलीन रहता है। किसानों के द्वारा फास्फोरस का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। जल प्रवाह के द्वारा फास्फोरस बहकर समुद्र तथा नदियों में मिल जाता है। वहाँ इसकी अधिक मात्रा यूट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न करती है। तो ये आपने पढ़ा कि कैसे फास्फोरस हमें मिलता है। चट्टानों में फॉस्फेट किस रूप में होता है, आयन के रूप में होता है, और इस समुद्र के जो तलहट होते हैं वहाँ पे ये निक्षेपों के रूप में पाया जाता है। जब शैलों का अपरदन होता है तो उससे क्या होता है कि जो फॉस्फेट होता है, अपरदन मतलब क्या होता है, कटाव होना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कैसे, जैसे जब बहुत तेज स्पीड से हवा चलती है तो वो चट्टानों को काटने का काम करती है ना। तो ये अपरदन का अपने आप में एक ज्योग्राफी में एक अलग चैप्टर, इरोजन कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। तो जब चट्टानों का इरोजन होता है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर जो ये हमारा फॉस्फेट होता है ये मिट्टी में मिल जाता है, और फिर जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो पौधों के द्वारा उस फॉस्फेट को सोख लिया जाता है, और उसके बाद जब ये पेड़ पौधे को कोई जीव खाता है तो ये जीवों तक पहुंचता है। फिर जब ये जीव की मृत्यु हो जाती है, जो भी जीव इस पेड़ पौधे को खाता है, और जब उस जीव की मृत्यु हो जाती है तो जब वो मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद फिर से क्या होता है कि जो हमारा ये फॉस्फोरस होता है ये अपघटित होकर के ये दोबारा से क्या होता है, धूलित अवस्था में बदल जाता है, मतलब कि पुनः वो मिट्टी में मिल जाता है, जिसे मृदा सोख लेती है। और इस प्रकार से जो हमारे ये फॉस्फोरस का जो ये चक्र, ये साइकिल है, ये चलती रहती है। जो फॉस्फोरस होता है इसकी जो अधिकांश मात्रा जो होती है वो समुद्र में होती है, जो उनके अवसादों में विलीन रहता है, ठीक है। किसानों के द्वारा, अब देखिए समुद्र में कैसे आता है, क्योंकि देखिए विभिन्न प्रकार की जो हमारी नदियाँ होती हैं, नदियाँ आती हैं चट्टानों से होकर के आती है, तो इन चट्टानों के अंदर जो चट्टानों के कण होते हैं इसमें जो फॉस्फोरस होता है वो मिल जाता है पानी में, और ये ही पानी समुद्रों में गिरता है, तो अवसाद के रूप में काफ़ी अधिक मात्रा में हमें फॉस्फोरस मिलता है।
ठीक है। किसानों के द्वारा फास्फोरस का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है और जल प्रवाह के द्वारा फास्फोरस क्या होता है, समुद्रों और नदियों में मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पे इसकी अधिक मात्रा यूट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न करती है। तो ये था हमारा फास्फोरस चक्र के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को पौधे एवं जंतु पोषक तत्वों के रूप में सीधे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसे अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्राइट के यौगिक रूप में बदलना आवश्यक होता है। नाइट्रोजन तत्व को नाइट्रोजन के यौगिक रूप में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। बारिश के साथ बिजली चमकने पर उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाती हैं, जो बारिश के साथ क्रिया कर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और पृथ्वी पर उपस्थित क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे प्रोटीन या अन्य कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। इन पौधों को जंतुओं के द्वारा खाए जाने पर नाइट्रोजन जंतुओं के शरीर में पहुंच जाता है। जंतुओं अथवा पादपों के अवशेष या मल के रूप में नाइट्रोजन यौगिक धरती में पहुंचते हैं, जहां सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन्हें अपघटित कर पौधों के अवशोषण के योग्य बना दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जल चक्र के बारे में, यानी कि वाटर साइकिल के बारे में। तो जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है। मतलब कि जो हमारी जल की जो क्वांटिटी होती है उसका क्षय नहीं होता, मतलब उसकी कमी नहीं होती, केवल इसका जो फॉर्म होता है वो बदलता है वाटर का। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाले जल रूप पानी है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर बादल बनकर हिमपात या द्रव रूप में बरसता है। हिम पिघलकर पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसके बारे में तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि जैसे कि हमारा ये सन है और सन की जब रेस एक वाटर पे पड़ती है तो वाटर क्या होता है, ये पानी हमारा गर्म होकर भाप के रूप में क्या इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाता है हमारे वायुमंडल पे, तो फिर ये बादल का रूप लेता है। ठीक है, ठोस आकार लेता है। फिर ये क्या होता है, क्लाउड्स बनने के बाद फिर जब ये बहुत अधिक मात्रा में क्लाउड्स का भार हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर बारिश हो जाती है। तो मतलब जो हमारा फॉर्म होता है, यानी कि वाटर का सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि इसमें परिवर्तन होता है वाटर साइकिल में। ठीक है, और इसका क्षय नहीं होता है। पानी की जो क्वांटिटी होती है इसमें कमी नहीं होती है, बस उसका जो फॉर्म होता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें परिवर्तन होता है। आई रिपीट कि जैसे सूर्य की रोशनी किसी पानी पे पड़ती है और पानी क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने पर फिर वो भाप के रूप में, यानी कि गैसियस फॉर्म में आता है और फिर इवेपोरेट होकर के वो बादल के रूप में परिवर्तित होता है और बादल से फिर वो पुनः बारिश के रूप में या फिर बर्फ़ के रूप में वो फिर से पुनः धरती पर आकर गिर जाता है। तो ये वाटर साइकिल है जो चलता रहता है। ठीक है, यानी कि पानी के ऊपर जाने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं, और जब पानी बादल बनने के बाद जब वो बारिश होती है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जब वो संघनन होता है, ठीक है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और फिर वो बारिश के रूप में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, या फिर जो हमारे आइस के रूप में, यानी कि बर्फ़ के रूप में भी जो बारिश होती है उसको, ये इस प्रकार से क्या होता है, जो पानी का जो साइकिल चलता रहता है। ठीक है, एक बार इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है भाप के रूप में और फिर पुनः से क्या होता है, फिर कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद फिर वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा वाटर साइकिल था। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन चक्र की। तो पौधे तथा जंतु श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये ऑक्सीजन चक्र को कार्बन चक्र से जोड़ता है। वनों की कटाई से पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है। ये तो आप अभी प्रेजेंट का ही है। अब आप देख लीजिए कि जैसे कोविड के टाइम पे अब क्या दौर आ गया कि पेड़ पौधे इतने कट चुके हैं कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है, ऑक्सीजन बिक रही है, सोचिए। तो यही कारण है ऑक्सीजन की कमी होने का, क्योंकि हमारी हर जगह बिल्डिंग्स बन गई हैं। हमें स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में हमने क्या किया, पेड़ पौधों का विनाश किया है, जंगलों का विनाश किया है। तो इस प्रकार से, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जिससे कि हम लेते हैं। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमको। तो इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन की जो कमी है इसी कारण है, क्योंकि पेड़ पौधे को हम काटते जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सल्फर चक्र की। तो वायुमंडल में सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में प्रवेश करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों का उद्गम स्थल सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि जो हमारा एक्टिव वॉल्केनो होते हैं वहाँ से हमारा ये दोनों तत्व निकलते हैं, सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फेट लवण भी सल्फर के अन्य स्रोतों में से एक है।
H2S दलदल व ज्वारीय तलों में स्थित कार्बनिक पदार्थों के अवायविक यानी कि ऑक्सीजन के बिना अपघटन से भी प्राप्त होते हैं। कोयले तथा तेल में सल्फर होता है, जिन्हें जलाकर मानव के द्वारा सल्फर युक्त पेट्रोल का शोधन किया जाता है तथा इस क्रिया में तांबा, शीशा एवं जस्ता निष्क्रिय करने के लिए धातु गलाने पर उत्पन्न होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से सल्फर चक्र प्रभावित होता है। तो ये हमारे चक्र थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारितंत्र पिरामिड्स के बारे में, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे हमारा अपना खाद्य श्रृंखला के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की भोजन से संबंधित श्रृंखला, जिसमें जीवधारी भोज्य और भक्षक के रूप में परस्पर संबंध होते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसके एक छोर पर प्राथमिक उत्पादक तथा दूसरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारा उत्पादक है और ये क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता है, सबसे सर्वोच्च उपभोक्ता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए पौधे हैं, ये उत्पादक है, इन्होंने भोजन बनाया, इसको किसी एक टिड्डे ने यानी कि कोई इंसेक्ट है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, इसने खाया, इसको एक मेंढक ने खाया तो वो क्या द्वितीय उपभोक्ता है। फिर उस मेंढक को एक सर्प ने खाया जो कि तृतीय उपभोक्ता है, और ऐसे ही उस सर्प को बाज ने खाया। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है हमारा, ये पूरा एक साइकिल चल रही है, एक चक्र चल रहा है हमारा ये। ठीक है, ये स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है। अब हम बात करेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, तो जैसे कि शैवाल है, इसको प्रोटोजोआ ने, फिर छोटे जलीय कीट ने, फिर बड़े जलीय कीट ने, छोटी मछली ने, बड़ी मछली ने खाया। तो ये हमारा पूरा ये एक सिस्टम चल रहा है। ठीक है, फिर हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है ये 3 प्रकार की होती है। तो पहली है चराई खाद्य श्रृंखला। जब खाद्य श्रृंखला पौधों से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक हो तो यह चराई खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अपृत खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जिसमें मृत जैविक पदार्थों पर आधारित सूक्ष्म जीवों की भोजन श्रृंखला अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और परजीवी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पौधों से आरंभ होकर यह श्रृंखला बड़े जीवों से होती हुई छोटे जीवों में जाती है, तो इसे परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। परजीवी पैरासाइट को कहते हैं, जैसे कि बगुला और भैंस के बीच में जो एक रिलेशन होता है कि जो भैंस होते हैं उसकी पीठ पे बैठता है वो बगुला, और उसके ऊपर जो परजीवी होते हैं उसको उनका भक्षण करता है वो, है ना। तो वो ये हो गया परजीवी खाद्य श्रृंखला। हमारा खाद्य जाल की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तथा एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में जीवों के पास वैकल्पिक व्यवस्था रहती है। उदाहरण, खाद्य श्रृंखला में चूहे पौधों को खाते हैं, इसके अलावा पौधे गाय व खरगोश आदि द्वारा भी खाए जाते हैं। चूहे सांप के अलावा चील या बाज आदि द्वारा भी खाए जाते हैं। सांप को बाज के अतिरिक्त मोर या नेवला भी खाते हैं। इस प्रकार परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित होकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। खाद्य जाल कैसे बताया कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जैसे पेड़ पौधे थे, इसको किसी छोटे टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खाया, तो उस ज़रूरी नहीं है कि मेंढक ही खाते हैं, और भी जीव जो है उस छोटे से इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। मेंढक जो है उसको ऐसा नहीं है कि मेंढक को सिर्फ सर्प खाएगा, बल्कि उसको और भी जीव खा सकते हैं। लाइक जैसे हमारा मोर होता है, नेवला होता है, तो वो भी खा सकता है। तो मतलब इसमें क्या है कि परस्पर सभी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। एक खाद्य जाल में जितने अधिक वैकल्पिक मार्ग होंगे उतना ही वह खाद्य जाल स्थिर होगा। अब हम बात करेंगे पारितंत्रीय पिरामिड के बारे में। तो एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के खाद्य स्तर होते हैं, जैसे उत्पादक स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता स्तर और द्वितीय उपभोक्ता स्तर। ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर या ऊर्जा स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा अगले स्तर में स्थानांतरित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादकों से शुरू होकर अगले स्तरों की ओर संख्या, जैविक भार एवं ऊर्जा में निरंतर बदलाव आते रहते हैं। अंग्रेजी वैज्ञानिक जो चार्ल्स एल्चन हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को एक नियम द्वारा इस प्रकार से प्रतिपादित किया है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर में बायोमास, संचित ऊर्जा, जातियों की संख्या अधिकतम होती है तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पोषण स्तर में सापेक्षता, बायोमास, संचित ऊर्जा एवं जातियों की संख्या में क्रमशः कमी होती रहती है। इस प्रकार से उपभोक्ताओं की संख्या जो होती है वो बायोमास तथा संचित ऊर्जा की उपलब्धता के रेखीय चित्रण को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पिरामिड का आधार उत्पादक बनाते हैं तथा उपभोक्ताओं को क्रमशः आधार के ऊपर रखा जाता है। ऐसे 3 पिरामिड्स बनते हैं।
तो वो कौन कौन से पिरामिड्स होते हैं, पहले हम पढ़ेंगे संख्या का पिरामिड। तो संख्या पिरामिड में क्या होता है कि खाद्य प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर जीवों की संख्या व्यवस्था दिखाई जाती है। सी एल्टन के नियम के अनुसार भोजन श्रृंखला के आधार पर सबसे नीचे प्राणी अधिक होते हैं तथा ऊपर के स्तर में घास तथा वनस्पति अनगिनत संख्या में होते हैं, जबकि उन पर निर्भर शाकाहारियों की संख्या घास की अपेक्षा कम होती है। अंतिम तथा तृतीय उपभोक्ता जैसे बाज, मोर आदि की संख्या समस्त स्तरों की अपेक्षा कम होती है। इस तरह से घास स्थल का संख्या पिरामिड एक सीधा पिरामिड होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या का पिरामिड भी सीधा बनता है। देखिए यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो ऐसा बनता है कि जैसे कि घास स्थल का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, तो ये सीधा बनता है। जलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र का पिरामिड बनता है उसमें संख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है। और जहाँ पादप प्लवक संख्या में सर्वाधिक होते हैं, इसके आगे पर छोटी मछलियाँ प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता होते हैं जिनकी संख्या उत्पादकों से कम होती हैं। द्वितीय स्तर के उपभोक्ता छोटी मछलियाँ, जल, भृंग आदि प्राथमिक उपभोक्ताओं से संख्या में कम होती हैं। सबसे बड़ी मछलियाँ तृतीय स्तर के उपभोक्ता होती हैं जिनकी संख्या सबसे कम होती है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या के पिरामिड का आकार विलोम पिरामिड का हो जाता है। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम, थोड़ा सा ये ब्लर आ रखा था फोटो में, उसमें जो ये डायग्राम दिया था थोड़ा सा ब्लरी हो रखा था, तो इसलिए यहाँ पे ये ब्लर दिखा रहा है कि तो ये जातियों की संख्या का पिरामिड है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, सबसे नीचे क्या हमारे वृक्ष हैं जो कि उत्पादक हैं, फिर पक्षी हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं, फिर परजीवी हैं, फिर महापरजीवी हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे उत्पादक दिखा रखा है, हरी घास है, फिर शाकाहारी जीव, फिर मांसाहारी जीव, फिर मांसाहारी जीव। मतलब कि ये हमारा दिखा रखा है एक जातियों की संख्या का पिरामिड्स दिखा रखा है यहाँ पे। पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ों की प्रजातियां उत्पादक है जिनकी संख्या उन पर निर्भर पक्षी, हिरणों, हाथी आदि उपभोक्ताओं से कहीं कम है। ये शाकाहारी उपभोक्ता संख्या में सबसे अधिक होते हैं और उनको खाने वाले मांसाहारी उपभोक्ताओं की संख्या जो होती है वो क्रमशः घटती जाती है। वन में परजीवी खाद्य श्रृंखला उल्टे संख्या पिरामिड का ही एक उदाहरण है। वन में एक बड़े जीव पर फल खाने वाले अनेकों पक्षी निर्भर करते हैं तथा इन पक्षियों के शरीर पर परजीवी पाए जाते हैं। और तृतीय स्तर पर महापरजीवी जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि आते हैं जो उल्टे पिरामिड के शिखर पर संख्या में सर्वाधिक होते हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि इस वाले में कि सबसे नीचे वृक्ष थे, फिर पक्षी थे, फिर परजीवी थे, फिर महापरजीवी। ठीक है, जो भक्षण करते हैं, जो मर जाते हैं जीव उन पर। फिर हम बात करेंगे जैव भार का पिरामिड के बारे में। तो जैव भार का पिरामिड वह ग्राफिक चित्र है जिसमें जीवों के सकल भार को आधार मानकर आकलन किया जाता है। इसमें प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवधारियों का संपूर्ण शुष्क भार परितंत्र का जीव भार कहलाता है। एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र अथवा वन पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का जीव भार खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ताओं से अधिक होता है अतः पिरामिड सीधे होते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक संख्या में तो अधिक होते हैं परंतु आकार में छोटे होने के कारण इनका जीव भार सबसे कम होता है। जीव भार की मात्रा उपभोक्ताओं के प्रत्येक स्तर के साथ क्रमशः बढ़ती चली जाती है अतः जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला दिखा रखा है कि जैसे कि यहाँ पे उत्पादक हैं और उस पर फिर शाकाहारी मछलियाँ हैं प्राथमिक उपभोक्ता और उस पर बड़ी मछलियाँ द्वितीय उपभोक्ता हैं, उसके बारे में। फिर एक ये दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है उत्पादक हैं, यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, दूसरे तृतीय उपभोक्ता हैं। तो ये पिरामिड्स का आप लोग एक बार देख लेना कि कौन सा पिरामिड उल्टा होता है, कौन सा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। देखिए आप यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड किसी भोजन श्रृंखला अथवा जाल में आहार और ऊर्जा के संबंध को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा पोषक तलों से प्रवाहित होता है तथा प्रत्येक अगले स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। अंत में ऊर्जा के अधिकांश भाग का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में हार्ट्स हो जाता है अतः ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है आज तो चलिए फिर इसके आगे का हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही और इसका जो PDF है वो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।